ऑलरेडी हमने 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है, तो वो भी फिर से एक बार रिकैप कर लेना है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वो जरूरी है जानना, तो वो भी थोड़ा एक बार रिकैप कर लेना, रिवीजन कर लेना उसका। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन दैट मींस कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, कब हुआ था, किनकी कौन कौन से जनरेशन है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, तो ये भी ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना और देख लेना, जो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो भी आप ध्यान से समझ लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Earliest calculation device is a box. It used to perform simple calculation made up of base string on a wire. अभी आपको पता है, मैंने लास्ट सेशन में, लास्ट 2 सेशन में भी मैंने बात कर ली थी, कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ लॉजिकल वर्क करना हो तो कंप्यूटर का यूज आप आसानी से कर सकते हो, हमें बेसिक कैलकुलेशन भी करना हो तो आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। ओके, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो, कुछ लॉजिकल टर्म पे वर्क करना हो तो आप कंप्यूटर का यूज बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। बट अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस इज अ बॉक्स, एक यहाँ पे एक डिवाइस है अ बॉक्स, उसका यूज क्या है, तो वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये डिवाइस का यूज होता है। मेड अप ऑफ बेस स्ट्रिंग ऑन वायर, एंड ऐसे कुछ इमेज है अ बॉक्स की। ओके, तो ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे मैंने जितने भी इमेजेस रखे हुए हैं वो चौपड़ी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सारे इंटरनेट पे डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रखे, क्योंकि आपको पता चले वो डिवाइस कैसा दिखता है, वो उसका किसने निकाला है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे जितने भी इमेजेस है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है, तो ध्यान से देख लेना, आपको ये देखना जरूरी और आपको आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन डिवाइस है, अब उसका वर्क क्या है, तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और बेस स्ट्रिंग ऑन वायर। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो तो मार्केट में ऐसा एक टॉय भी मिलता है जिसके अंदर ऐसे स्ट्रिंग और उसके अंदर बहुत सारे रिंग हो, और रिंग से हम लोग उसे सिंपल कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही डिवाइस है जिसका यूज सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। एग्री? नेक्स्ट इज in 1642 Blaise Pascal developed the first basic calculator. It's called a Pascal digital counter used for addition or subtraction. Okay, in which year 1642 किसने इन्वेंशन किया था, तो Blaise Pascal, फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो पास्कल डिजिटल काउंटर। ओके, और उसका यूजेस क्या है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मैंने इमेज रखी है, सी द इमेज, ये ऐसा कुछ दिखेगा वो डिवाइस पास्कल डिजिटल काउंटर, इसके ऊपर 0 to 9 नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले है, आप उसका यूज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सको। ओके, नेक्स्ट इज in 1690 Leibniz developed calculator. It's perform addition, subtraction, multiplication, division and calculates value also. ओके, तो 1690 में लेibniz ने ऑलरेडी दूसरा इन्वेंशन किया कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट, ये सारी चीजों का हम ये डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हैं। पर उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम उसमें कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं उसके बाद हम वो वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा है, वंस इंस्ट्रक्शन वेर रिटन इनटू द मशीन इट कुड नॉट चेंज। ओके, तो एक बार आपने वैल्यू उसमें डाल दी, एक बार आपने उसमें इनपुट डाल दिया, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, उसका जो इनपुट है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। In 1822, Charles Babbage designed and built a model called difference engine. Which year? 1822. किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज। ओके, नाम क्या है उस engine का? तो डिफरेंस engine। ओके, और थोड़ी देर के बाद ये जो डिवाइस है वो वर्किंग में भी बहुत अच्छा था, बट थोड़ी टाइम के बाद उसने क्या किया, उस पर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसको थोड़ा अपग्रेड किया, और 1833 में बेबेज डिजाइन अ मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन। ओके, तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने दूसरा एक डिवाइस को इन्वेंट किया, इन विच ईयर 1833 में, नाम क्या है उसका, एनालिटिक इंजन। ओके, 1822 में कौन सा आया था, तो डिफरेंस इंजन। 1833 में
कौन से आया था, तो एनालिटिक इंजन। ओके, ये चार प्रकार की इमेज है जिसने ये इन्वेंशन किया है वो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेंशन किसने किया था, नाम क्या है, इन विच ईयर, वो सारे एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ओके, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन की इमेज है वो देख लीजिए। सी द इमेज, डिफरेंस इंजन कुछ ऐसा दिखता था, उसमें कैलकुलेशन होता था, और एनालिटिक इंजन कुछ ऐसा दिखता था। It had an arithmetic unit to perform calculation and mechanism to store result in an instruction. ओके, ये डिवाइस के अंदर आप अपने कैलकुलेशन, जो भी वैल्यू हो, जो भी इंस्ट्रक्शन हो, वो आप अपने डिवाइस के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी बोल सकते हैं। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के अंदर आता है। ओके, next is in 1946 Prescott and John Wayne invent giant ENIAC machine at the University of Pennsylvania. Okay, ENIAC stands for electronic numerical integrated and calculation. most time पे MCQ के अंदर हर एक साल आता है ENIAC का फुल फॉर्म। ENIAC stands for what, electronic numerical integrated and calculation. Okay, ENIAC was the first machine to use large number of vacuum tube. Okay, आप इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू यूज कर सकते हो ये डिवाइस के अंदर। It's require big space and lots of energy to keep it cool. Okay, अभी जब पहले के जो भी डिवाइस थे, पहले के जो भी कंप्यूटर थे, वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे। एक रूम जितने बड़े बड़े कैबिनेट आते थे और वो इतने हीट करते थे, तो उसको कूल रखने के लिए हम हर एक रूम के अंदर एसी प्रोवाइड करते थे। एसी का यूजेस क्या है कि वो जो भी हमारा डिवाइस है, वो जो ज्यादा हीट करता है, उसको कूल रखने के लिए वो डिवाइस का यूज करना पड़ता है। ओके, अगर हम लोग एसी या कूलिंग सिस्टम नहीं रखेंगे हमारा जो भी डिवाइस है वहां पे, तो वो शायद वो हमारा जो डिवाइस है जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और ज्यादा हीट होता है, वो कभी भी ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे किया है बिग स्पेस एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू कीप इट कूल। फर्दर इट हैड पंच कार्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर इनपुट आउटपुट के लिए इन लोगों ने पंच कार्ड भी रखा था, उससे आप इनपुट और आउटपुट इजीली कर सकते हैं। Instruction had to be fed into the machine by way of switch because there was no internal memory within the machine. आप जो भी वहां पे इनपुट दोगे, जो भी वहां पे आउटपुट मिलेगा, वो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट इज ओके, ये एक एनिक डिवाइस है, उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है, अभी भी बोल रहा हूँ, ध्यान से आप नोट में भी राइट डाउन कर लेना है, ऐसा हो तो ये एमसीक्यू के अंदर आता है। कुछ ऐसा दिखता था वो डिवाइस एनिक। नेक्स्ट इज ओके, कंप्यूटर जनरेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। In which year most time first generation in which year 1945 to 55, second year 1955 to 65, third year 1965 to 80, fourth year 1980 to 89 and fifth year 1989 to till the date. most time पे MCQ के अंदर आ सकता है, 100% गारंटी आ सकता है MCQ के अंदर। याद रखने के लिए भी आपको इजी ट्रिक बोलता हूं मैं। फर्स्ट ईयर मींस 1945 to 55, ये याद रखना आप लोगों को फिर से। और उसके बाद सेकंड ईयर 1955 to 65, 1965 to 80, 1980 to 89 और 89 to till the date। ओके, इजी है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, आप अपने आसान से आप याद रख सको। ओके, सी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। It was the followed by IBM Universal. Okay, IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मोस्ट टाइम के एमसीक्यू में आ सकता है। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर IBM का फुल फॉर्म नहीं दिया है। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एवरीवन अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, दिस मशीन कुड परफॉर्म बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय कैलकुलेटर। कि ये डिवाइस का यूज
कहाँ पे होता है तो बिजनेस और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। बिजनेस के लिए ये डिवाइस का यूज होता है किसका, तो आईबीएम का। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें, तो वैक्यूम ट्यूब। ओके, और उसकी स्पीड कितनी है, तो मिली सेकंड में वो वर्क करता है, 1000 ऑफ अ सेकंड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। वैक्यूम ट्यूब आने से क्या क्या अपने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो भी यहाँ पे लिखा है। वेरी लार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम, बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब इट वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ी है। वो हमारे डिवाइस के, हमारा जो भी कंप्यूटर है, हमारा जो भी कैबिनेट के है उसके अंदर वो बहुत बड़ी है, तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है हमारे लिए। रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो पहले के जो भी पीसी है वो बहुत एनर्जी कंजप्शन करते हैं, इसलिए वो बहुत हीट होते हैं। और उसको कूल करने के लिए हमारे पास हमारे जो रूम है, हमारा जो भी एरिया है, जितना भी रूम है, वहां पे कूलिंग डिवाइस रखना कंपलसरी है। ओके, तो रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, स्लो इन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। कुछ भी इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट तुरंत मिलेगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। सफर विद द हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, हीट होता है, इसके लिए वो पीसी के अंदर मेंटेनेंस बहुत आता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब आने से इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ है, वैक्यूम ट्यूब का। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। एंड वैक्यूम ट्यूब आने से कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है, तो वो प्रॉब्लम ये सारी मैंने लिस्ट आउट ऑलरेडी कर दी है। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, सी द इमेज इज वैक्यूम ट्यूब। इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब है, वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज होती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का भी इमेज मैंने रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा होता है हमारा डिवाइस फर्स्ट जनरेशन का, जो कैबिनेट होता है हमारा, वो कुछ इतना बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन। टेक्नोलॉजी यूज ट्रांजिस्टर, स्पीड माइक्रोसेकंड, मिलियंस ऑफ अ सेकंड। टू ओवरकम डिफिकल्टीज ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन अ सेकंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में थी तब बहुत सारे इश्यू थे, पर उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा डिवाइस आ गया, ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर आ गया सेकंड जनरेशन के अंदर, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थोड़ी ओवरकम हो चुकी है। ओके, transistor is a small component of a component made of a semiconductor material. Okay, वो semiconductor material से बना हुआ एक डिवाइस है हमारा, जो भी ट्रांजिस्टर है वो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। विद ट्रांजिस्टर जनरेटेड स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारी बढ़ चुकी है। जनरेट लेस हीट जो कर रहा था वो भी कम हो चुका है। वर्क फास्ट, वर्किंग स्पीड में होने लगा है, तो उसमें वर्किंग भी बहुत स्लो होता था। इनपुट आउटपुट जो भी प्रोसेस आप डालते हो वो बहुत स्लो होती है। कंप्यूटर साइज रिड्यूस, जो कंप्यूटर की जो साइज थी वो बहुत बड़े कंप्यूटर का हम लोग फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि बड़े कंप्यूटर यूज होते हैं। सेकंड जनरेशन में उसकी साइज भी उन लोगों ने थोड़ी रिड्यूस कर दी। ओके, जो ट्रांजिस्टर आया सेकंड जनरेशन के अंदर, तो इतनी जो चीज है वो ओवरकम, जितनी प्रॉब्लम फर्स्ट जनरेशन में थी वो ओवरकम हो चुकी है। बट ट्रांजिस्टर आया है तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या हो गए वो हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। ओके, तो सी द इमेज इज ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, वो हमारे जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी सर्किट है वहां पे वो फिक्स होता है। Instead of working with machine language, now it could work with a higher language, alog and program. Well, वो सेकंड जनरेशन जो भी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो सेकंड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है वो वर्क करते हैं। सेकंड जनरेशन का मोस्ट फेमस एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ IBM 1620। ओके, तो उसका यूज होता है एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि सेकंड जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता है एग्जांपल के लिए। ओके, तो एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, IC स्टैंड्स फॉर व्हाट, ICS, उसको ICS भी बोल सकते हो और IC भी बोल सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IC stands for integrated circuit. Instead of transistor, circuit are fixed on a silicon chip. Most time के MCQ, circuit are fixed on desk. जो भी हमारे सर्किट है
वो सिलिकॉन चिप पे फिट होती है। वो सिलिकॉन चिप कहाँ पे होगी? जो हमारा बोर्ड होगा, हमारे कैबिनेट के अंदर जो हमारी सर्किट होगी, जो बोर्ड होता है मदरबोर्ड, उसके ऊपर ये सारा डिवाइसेस है, ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, वो सारे डिवाइस उसी बोर्ड के ऊपर फिक्स होते हैं। A silicon chip consumes less than 1/8 of inch square, on which many electronic components like diagnostic transistor and capacitor. Okay, the wire interconnection about circuit component are minimized. Component were smaller, faster, more flexible in term of input out. ओके, जब से आईसी हमारे थर्ड जनरेशन में आया है तो वो क्या हो चुका है, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वर्क करने की जो स्पीड है, वो उससे भी सेकंड जनरेशन से भी ज्यादा बढ़ गई। और उसके अंदर जो हमने इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेस थी, वो जो स्लो डिस्प्ले कर रहा था, वो भी फास्टर हो चुका है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट तुरंत ही हमें डिस्प्ले भी कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज इज आईसी। ऐसी डिफरेंट टाइप की आईसीज अवेलेबल है हमारे पीसी के अंदर यूज होती है। ओके, और ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके, दिस जनरेशन सैटिस्फाइड विद अ स्मॉल बिजनेस। थर्ड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर है वो स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होते हैं, और उसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी। आईसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट जनरेशन इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन यूज लार्ज स्केल आईसी कॉल्ड VLSI। ये आईसी का अपग्रेडेड वर्जन है, उसको बोलते हैं VLSI। VLSI दैट मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मोस्ट IIMP MCQ, very large scale integrated circuit. Because of these computer were faster, smaller and reliable। आईसी को ओवरकम करने के लिए VLSI जब से आ गया तो वो मोर फास्टर हो चुका है अपना कंप्यूटर, रिलायबल हो चुका है और स्मॉलर भी हो चुका है। जितने बड़े-बड़े कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर भी अब धीमे और उसकी साइज धीमे-धीमे कम होने जा रही है, वो स्मॉलर डिवाइस के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, यूजर फ्रेंडली एंड वाइडली यूज्ड फॉर अ पर्सनल एप्लीकेशन। ओके, अभी आपको पता है हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो भी लैपटॉप है, वो हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाने के लिए। ओके, तो वो भी कुछ डिवाइस यूजर फ्रेंडली था और पर्सनल यूजेस के लिए वो यूज होता था। Hence is machines called personal computer. Most MPMCQ PC stands for what? Personal computer. यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए हैं IBM PC and Apple II. This computer is based in term of processing capacity and cost. जब से आईसी को ओवरकम करने के बाद जो VLSI आया है तो वो उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है, वो प्रोसेसिंग पावर है वो भी बढ़ गई है। जो हमारे पुराने पीसी थे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात करूं तो वो पीसी की प्रोसेसिंग सिस्टम इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बहुत हीट करता था, इसलिए उसको कूल करने के लिए भी हम अपने एरिया में जहाँ पे वो डिवाइस फीड करते हैं, हम जहाँ पे वो डिवाइस रखते हैं वहाँ पे कूल करने के लिए हम कूलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। बट VLSI आ चुका है तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है और उसका कॉस्ट भी ओवरकम हो चुका है। Okay, this computer can process billion of instruction per second. Okay, everyone understood what is the first generation, उसके invention कब हुआ था, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है year 1989. Okay, everyone understood. Next is okay, see the image is first generation computer. Okay, ऐसा ही कुछ similar हमारे फिफ्थ जनरेशन का पीसी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली अब कंप्यूटर कैसा दिखता है। Okay, next is fifth generation. It's made smarter in terms of processing speed, user friendliness, connectivity to network. Okay, see यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, इसको ध्यान में मत लेना। 1892 till the date लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है तो इसको ध्यान में मत लेना। Okay, तो जब से फिफ्थ जनरेशन के पीसी हम जो भी अभी करंट में जो भी हम पीसी यूज करते हैं वो कौन से जनरेशन के पीसी है? फिफ्थ जनरेशन। ओके, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आप कुछ भी उसमें डेटा इनपुट डालोगे तो तुरंत ही वो रिप्लाई करेगा। यूजर फ्रेंडलीनेस है, दैट मींस इजीली हम उसको देख के
अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अपना। ओके, कनेक्टिविटी टू नेटवर्क, नेटवर्क के साथ आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो आप इजीली नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हो। Those computer are portable and sophisticated. पोर्टेबल कंप्यूटर है, आपको पता है हमारा जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर की फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन। दैट मींस फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग आपको कुछ नॉलेज है, आइडिया मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एआई भी बोल सकते हैं। आज करंट में आप जो भी डिवाइस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज करते हो, वो सारे डिवाइस जो भी है वो यही टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। एआई दैट मींस ह्यूमन जो भी वर्क करता है वो एग्जैक्ट फॉर्म में वही एग्जैक्ट फॉर्म में वो वर्क कर रहा है। कौन? तो एआई। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज रोबोट। आपने रोबोट देखा होगा, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। आप उसे बोलोगे कि यहाँ से जाके, यहाँ से उठ के आप वहां से जाके मेरे लिए बुक लेके आओ, तो वो बुक जाएगा और बुक लेके आएगा। ओके, तो वो पूरा एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। हम जो भी पीसी यूज करते हैं, जो भी मोबाइल में भी करंट में जो भी जितने भी इन्वेंट हो रहे हैं मोबाइल में यूज करते हैं, वो भी सारे एआई टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पे उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड फिफ्थ जनरेशन। ओके, तो टुडे हमने क्या पढ़ा वो आपको पता चल गया। फर्स्ट हमने इंट्रो देख लिया, उसका कैलकुलेशन डिवाइस कौन कौन से यूज होते हैं। ओके, उसके बाद हमने जनरेशन देखी, टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन कब हुआ था वो भी आप देख लीजिए एक बार, फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा, और मोस्ट टाइम पे ये एमसीक्यू के अंदर आता है। ओके, फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन 1945 टू 55। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके अंदर? तो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में 1955 टू 65 कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन 1965 टू 80 यहाँ पे कौन सी यूज होती है? तो आईसी। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में 98 टू 89 आईसी को ओवरकम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन जो हम यूज करते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड। अब मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों को जितने भी अभी रीड करवाए वो सबको समझ में आ गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लें। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो गुड